Okay, so Bismillah Rahman Rahim, bacho, you can see this. This is the latest paper that you have from Cambridge, May, June 2022, 50, and the variant is 5070, variant 22, bacho. And you can see this. What you are doing, you are doing paper 2 of 5070, and this is the timing, 1 hour and 30 minutes. Bacho, you need to keep remember the new pattern is having 1 hour and 45 minutes, right? The new pattern would be of 1 hour and 45 minutes. You need to keep remember this. This is the new timing of our paper, 1 hour and 45 minutes. And you can see this. This is of 75 marks, right? This is of 75 marks, but now onwards, you would see a paper of 80 marks, right? You would see the paper of 80 marks. All right, bacho. So you will have 80 marks paper with 1 hour and 45 minutes timing. And you need to see one more thing over here. You can see this, that over here you need to answer all on all questions of section A, and you need to do any 3 of section B. But this section B is not no more in our पेपर सेशन, राइट? अब जो भी आपका नया पेपर पैटर्न है, उस नए पैटर्न में सेक्शन बी नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ ऑप्शन नाम की कोई चीज नहीं है। आपने सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए होगा, एंड उसके अंदर आपने सारे क्वेश्चंस करने होंगे। 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, और उसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे और वो पूरे के पूरे करने होंगे। देयर इज नो चॉइस, and the timing will be 1 hour and 45 minutes. You can see this, just 5 marks are going to be added over here in the paper, and you will have 15 further minutes to do that paper. And I think it would be very easy for all of you. बहुत टाइम है बच्चों, ये 1 hour and 45 minutes आपके स्ट्रक्चरल और सेक्शन ए के लिए बहुत टाइम है, बहुत टाइम। आप इजीली कर सकते हो पेपर 80 मार्क्स का इतने टाइम में। सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस वन व्हिच इज अ प्रीवियस पेपर। इसके अंदर हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों ही करने होंगे, और यहाँ हम चॉइस की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट? सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सेक्शन ए, और ये क्वेश्चन मस्ट है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके पास हर पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन मस्ट है। इसी तरह से पहला क्वेश्चन हमेशा बनता है। अभी राइट नाउ इन्होंने कंपाउंड्स दे दिए हैं डिफरेंट, कभी वो पार्टिकल्स भी दे सकते हैं, कभी वो एटम्स भी दे सकते हैं, कभी वो मेटल्स भी दे सकते हैं, कभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे सकते हैं, वो कुछ भी दे सकते हैं आपको, और उसके बाद वो नीचे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अभी उन्होंने क्या दिए हुए हैं आपके पास? कंपाउंड्स दिए हुए हैं, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप अगले पेपर्स में भी देखोगे बच्चों। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जर्नल इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी स्ट्रांग हो जाती है क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो। सो लेट्स सी कि आपकी इंफॉर्मेशन स्ट्रांग है या नहीं है। सो यू जस्ट नीड टू सी दिस बच्चों, ईच कंपाउंड्स मे बी यूज्ड वंस। ऐसा भी होगा कि इनमें से कोई एक ही बार यूज होगा, एंड मोर देन वंस, एंड ऐसे भी होगा जो एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसे भी होंगे जो एक बार भी इस्तेमाल ना हो। तो आपने ये याद रखना है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं ये हो सकता है इस्तेमाल हो सकता है इस्तेमाल ना भी हो। जरूरी नहीं है कि हमें इस्तेमाल करना ही करना है हर हाल में, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? सो यू कैन यूज वन ऑफ यू कैन ऑल ऑफ देम वंस, यू कैन यूज मोर देन वंस, और यू कैन इवन लीव देम, और इफ द राइट आंसर इज नॉट बिलोंग्स टू देम। Okay, so let's start. State which compound is purple in color. They are asking which compound is purple in color, and it's quite simple for all of you क्योंकि yes, absolutely right. लैब के अंदर अगर कोई चीज हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है तो वो होता है KMnO4 का कलर, which is dark purple, and that would be very beautiful, right? So you can say that KMnO4. What is the name of this? But so the name is potassium magnate. Potassium permanganate. Yes, you need to remember the oxidation state of this. It would be 7 that you need to write if you are writing the name of that compound, right? Whenever you are writing the name of transition metals, you must need to write the oxidation state of transition metal over there in the name. Then here we have second part, reacts with aqueous sodium sulfate to form white precipitates. Barium nitrate. Barium nitrate, sir. Barium nitrate, sir. Oh, wow, wow, wow. Let's see, where is barium nitrate? Okay, so barium nitrate is here. So if you're adding barium and sulfate, so definitely it will form what? Barium sulfate, which will have white precipitates. This is the test for sulfate as well. This is the test for barium ion as well. Absolutely perfect. Very good, bacho. Mashallah.
Barium nitrate is absolutely right answer. Then reacts with aqueous chlorine to give a brown solution. ये बड़ा important सवाल है। पोटेशियम आयोडाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जहां आपने हैलोजेंस के बारे में पढ़ा था। हैलोजेंस ग्रुप 7 के मेंबर्स होते हैं। इफ यू पास ग्रेटर और हायर रिएक्टिव halogen from the less reactive one, so they will displace the less reactive halogens from their salts. And you can see this over here, you are passing chlorine from potassium iodide, so it would displace iodine from the salt, and iodine would be liberated as elemental form, or iodine का elemental form में brown color हो सकता है। So you can say that it would be potassium iodide. अच्छा, ये potassium bromide भी हो सकता था, ये sodium bromide भी हो सकता था, ये lithium bromide भी हो सकता था, ये calcium bromide भी हो सकता था, ये calcium iodide भी हो सकता था, ये lithium iodide भी हो सकता था। Any salt of potassium bromide like और potassium iodide like कोई सा भी salt हो सकता है। आपके पास bromide होना चाहिए उसके अंदर और iodide होना चाहिए उसके अंदर, बस ये important है। उसकी वजह क्या है कि ये दोनों जो है आपके पास ब्राउन कलर देंगे सॉल्यूशन का, और ये दोनों ही क्लोरीन से लगे। जी बेटे, कोई कुछ पूछ रहा है? तो आयोडाइड का कलर बेसिकली वो लाता है ना ब्राउन। आयोडीन निकलेगी जब आप रिएक्शन करा लोगे तो आयोडीन निकलेगी, फिर आयोडाइड नहीं निकलेगा, फिर आयोडीन निकलेगी। जब रिएक्शन हो जाएगा तो ब्रोमीन निकलेगी, ब्रोमाइड नहीं निकलेगा। ये सॉल्ट के अंदर जो आयंस मौजूद होते हैं ये कहलाते हैं आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। लेकिन जब ये एलिमेंटल फॉर्म में निकलेंगे तो ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन वगैरह कहलाएंगे। राइट? जी राइट सर। Okay, then D part is prepared by using a precipitation method, and Silver chloride. AgCl. Insoluble one. Which one is insoluble one? Silver chloride is insoluble one over here. So you can say that silver chloride is formed by precipitation method. Absolutely perfect, bachcho, mashallah. Contain an anion with a charge -3. Anion matlab negatively charged with -3 charge. बच्चों बताओ कौन सा हो सकता है -3? कौन हो सकता है? सोडियम नाइट्राइड। Sodium nitrite. जी सर, हाँ। From group 5, so it can contain 3- charge, so it is sodium nitrite. Very good. Is used to test for a reducing agent. Reducing agent को check करने के लिए KMnO4। Yes, absolutely right. बच्चों ये आपने याद रखना है, KMnO4 itself is oxidizing agent. KMnO4 itself oxidizing agent है, but ये reducing agent को check करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बेटे। सर तो फिर क्या कहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड जो है is used to test for oxidizing agent ना? Absolutely right. Okay sir. Okay. So here we have question number 2 as well बच्चों, और इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर लाजमी पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको एक टेबल दिया जाता है और उस टेबल के जरिए आपसे इंफॉर्मेशन ली जाती है और आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखा जाता है कि आप कितना अच्छा इंटरप्रेट कर सकते हो चीजों को टेबल को देखकर। So same as it is over here, one more question we have. The table shows some information about element of group 6, and these are the information about group 6. We don't need to learn the melting point and boiling point. The basic question from students: sir, do we need to learn the melting and boiling points? So remember बच्चों, we don't need to learn these melting and boiling points. Densities of elements कैसे याद रखोगे भाई? बहुत सारी होती हैं, ये याद नहीं करनी, just हमें predict करनी होती हैं। ठीक है, so here we have, you can see there's a question, state the electronic configuration of sulfur. So sulfur की electronic configuration बताना कोई मुश्किल काम नहीं है. It is from you can say that the proton number of this is 16, right बच्चों? Yes sir. 286। So 288. very good. Yeah, 286. Yeah. Yes sir. Absolutely right. So the electronic configuration of sulfur is 2, 8, and 6. Absolutely right. Then they are saying what? Predict the density of polonium. पोलोनियम की डेंसिटी आपने प्रेडिक्ट करनी है। पोलोनियम की डेंसिटी प्रेडिक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको ट्रेंड देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द, देखिए, दिस इज इंक्रीजिंग and again it is increasing and again it is increasing and now it's what it is going to be what बच्चों? Decrease. अच्छा, ये melting point है, I'm really sorry for this melting point। वही मैंने बोला ट्रेंड कैसे ये खराब हो सकता है। यहाँ इधर देखो, this is density, they are asking for density। देखें डेंसिटी क्या हुई आपके पास? इंक्रीज।
फिर क्या हुई आपके पास इंक्रीज, फिर क्या हुई आपके पास इंक्रीज, यानी कि कंटिन्यूअसली डेंसिटी आपके पास इंक्रीज हो रही है। तो व्हाट एवर डेंसिटी ऑफ पोलोनियम, वी डोंट केयर अबाउट दैट, वी जस्ट नीड टू प्रेडिक्ट कि यार वो ट्रेंड को फॉलो करनी चाहिए। तो अगर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो पोलोनियम का भी इंक्रीज ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आप कोई भी सर आंसर लिख सकते हो 8.6 which सर is 2 का रफ डिफरेंस आ रहा है 8.6। yes absolutely right। 8.6 यस सर। आप क्या लिख सकते हो, आप कोई भी नंबर लिख सकते हो जो कि 6.3 से ऊपर हो। बस ये याद रखना कि जो बेसिक डिफरेंस है उसको 9.4 हो, आई थिंक सर 9.4 होगा। हाँ देखें, इधर देखें बच्चों, आपके पास ये जो दोनों का डिफरेंस है इट वुड बी समवेयर 2.1, देखें इतना डिफरेंस है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इट वुड बी समवेयर 2.7, राइट। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, इट वुड बी समवेयर 1.5। 1.5 है यार, जी सर इसका 1.5 है। 1.5 है। तो देखें आपके पास ये जर्नल पैटर्न जो आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 2.7 का, 1.5 का, 2.1 का, तो बस इतना ही डिफरेंस आ रहा है ना। तो आप इसका डिफरेंस जस्ट 2 ले लें, कोई मसला नहीं। आप 1.5 ले लें, आप 2.7 ले लें, इन तीनों में से कोई सा भी डिफरेंस ले लें चलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इट वुड बी 8.4 समवेयर, राइट। कोई मसला नहीं, इसके मार्क मिल जाएंगे आपको। आप 8.3 भी लिखोगे तो भी मिल जाएंगे, 8.2 भी लिखोगे तो भी मिल जाएंगे, 8 लिखोगे तो भी मिल जाएंगे, 9 लिखोगे तो भी मिल जाएंगे। बट आपने याद रखना है कि इससे ज्यादा ना हो। फॉर सपोज आप जो है क्या नाम है, इसको 11 12 ना लिख दो क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करते करते आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हो, ऐसा ना करो। तो जस्ट आप इसका कॉमन, इसका ट्रेंड फॉलो हो रहा है उसको ही फॉलो करते हुए लिखो, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। सो व्हाट वुड बी द better value for me, it is 8.4। आपके लिए 8 भी हो सकती थी, 7.5 भी हो सकती थी, कुछ भी आप लिख सकते थे, बट नॉट मोर देन इनफ, बहुत बड़ी वैल्यू ना लिखें, ठीक है बच्चों। राइट सर। Yes, sir. Okay, sir. पार्ट सी इज सेइंग, जी बेटे कोई सवाल पूछ रहा है? चलें, पार्ट सी भी देखें, बड़ा कंसिस्टेंट पार्ट है एग्जाम्स के अंदर, ये बहुत आता है पेपर में। सल्फर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 445, 445 उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है ना। प्रेडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्फर एट 200 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहा है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे सल्फर कैसा होगा, उसकी आप जो है स्टेट बताइए। स्टेट बताने के लिए सल्फर का जरा मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट देखना भी जरूरी है। लिक्विड तो है, ठीक है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो यानी कि आप देखें आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद कोई भी चीज जो होती है वो आपके पास क्या होती है, गैशियस होती है। और बॉइलिंग पॉइंट से पहले कोई भी चीज कैसी होती है, लिक्विड। और ये कब तक होती है, जब तक आपके पास मेल्टिंग पॉइंट ना आ जाए, ठीक है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट तक ये जो है आपके पास क्या रहती है, लिक्विड। और मेल्टिंग पॉइंट से पहले वो चीज कैसी होती है आपके पास, सॉलिड होती है, ठीक है ना। तो अभी आप देखें आपके पास बॉइलिंग पॉइंट उसने कितना दिया है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 445 डिग्री सेल्सियस। इतने बॉइलिंग पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, ये बॉइल हो जाएगा, गैशियस फॉर्म में बन जाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट आप ऊपर देख सकते हैं, इट वुड बी 113 डिग्री सेल्सियस। 113 पे ये मेल्ट होकर लिक्विड बन जाएगा। अब आप देखें जो भी टेम्परेचर इसके बीच में आएगा उस वक्त सल्फर कैसा होगा, लिक्विड होगा। सो राइट नाउ 200 इज बिटवीन दीज टू, तो इस वक्त सल्फर कैसा होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो यू कैन से दैट इट लिक्विड। आप क्या लिख सकते हो, इसको लिक्विड लिख सकते हो। और व्हाट विल बी द एक्सप्लेनेशन, बच्चों एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? तो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा इसको इससे वो स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ इसलिए वो कंप्लीटली गैस में चेंज नहीं होगी। हाँ वेरी गुड, यू कैन से दैट। और उसके अलावा क्या कह सकते हो? तो हम कह सकते हैं रेंज में आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग। सबसे आसान है ना, सबसे आसान जो होगा वो क्या बोलोगे, 200 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन 200 डिग्री सेल्सियस इज बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, ठीक है। ये सबसे आसान बात है जो कि आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी पूरी हो रही है और बड़ी अच्छे से पूरी हो रही है, ठीक है भाई। यस सर राइट। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं। और अगर वो बोलता सॉलिड तो आप क्या लिखते, आप लिखते कि बिकॉज द गिवन टेम्परेचर फॉर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस इज बिलो मेल्टिंग पॉइंट। और अगर आप लिखते 500 तो बोलते इट वुड बी अबव द बॉइलिंग पॉइंट, सही है। अगर वो 100 बोलता तो आप बोलते सॉलिड है बिकॉज इट इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। और अगर बोलता 500 तो आप बोलते गैशियस बिकॉज इट इज अबव द बॉइलिंग पॉइंट। ये स्टेटमेंट्स आप याद रखें, ठीक है भाई। जी सर राइट। That oxygen exists as a diatomic molecule. Draw a dot and cross diagram for the molecule of oxygen. Show on the outer shell electrons.
सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, so it's quite easier for us. ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया दूसरा ऑक्सीजन, right? And we know that oxygen has 6 electrons in the outermost shell. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. This would be the molecule of oxygen. All right, every one of you. Yes, sir, right. Yes, sir. Then in the next part, which is also very important. आपको याद होगा कि मैंने इसको बहुत ये देखो, in terms of structure and bonding, ये वाली बात हमने बहुत प्रिसाइजली की थी, हमने बड़ी बात की थी इसके ऊपर भाई, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग डिफाइन करें, क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये सब कुछ हमने बड़ा डिटेल में बात किया था आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्डिंग में। अगर आपको याद हो तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, दे आर आस्किंग अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, they are asking for melting point. Why? Oxygen has low melting point defined in terms of structure and bonding. Structure बताना जरूरी है। Intermolecular forces between the particles. Yes, sir, weak intermolecular. Yes, sir. Covalent bonding. And what about the structure? It Covalent has simple bonding. molecular structure. Covalent bonding का structure कैसा होता है बच्चों? It's simple molecular Simple. structure, right? Molecular. Oxygen is simple molecular structure. Oxygen is simple molecular structure with weak intermolecular forces. With weak intermolecular forces. You need to keep remember this, बच्चों, right? Sir, ionic में Yes, strong sir. electrostatic होता है ना? Strong electrostatic होता है with giant ionic lattice, right? Ion में. Yes, sir. So you can say that is why it requires lesser energy to overcome. सही है भाई, थोड़ी मेरी राइटिंग बड़ी है तो आप लोग अपने हिसाब से इन 2 लाइनों में इसको लिख लीजिएगा। वैसे 1 नंबर का ये स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दोनों लिखने में 2 नंबर मिलते हैं हमें, यहाँ 1 नंबर का ये, तो आप दोनों में से कोई एक बात लिख लें, आप बॉन्डिंग वाली बात लिख लें तो इट वुड बी मोर बेटर, राइट बच्चों? Right, sir. Yes, sir. Now selenium is a non-metal. Deduce the formula of selenium oxide. Selenium oxide का फॉर्मूला आपने बताना है क्या हो सकता है बच्चों। selenium oxide का फॉर्मूला क्या होगा? selenium is SiO2. SiO2, sir. selenium is from group number 6. If you remember about Yes, sir. sulfur is also from group number 6, so it can form a stable oxide which is SO2. So selenium is from the same group, so it also going to be from the same, you can say that the oxide formula which is SeO2. All right, every one of you. तो ने समझ गए? oxidation oxidation दे दी थी ना मैं उन्होंने उसमें. Yes, so उन्होंने oxidation state भी दी हुई है आपको, which is 4. So you can say that selenium is +4 and oxygen is 2-. So this will over here, this will over here. तो ये क्या बनेगा आपके पास? Se2O4, जो कि आपके पास इसका एक simplest ratio निकलेगा, और जो simplest ratio होगा वो क्या बताएगा आपको? SeO2 would be the empirical formula of this, right? Yes, sir, right. Okay, so then the next part is saying a small sample of selenium 4 oxide is dissolved in water. 2 drops of universal indicator are added to this aqueous solution. Predict the color of the universal indicator in this solution. Explain your answer. What is the color of this, bachcho? Yes, Acidic, sir. acid Color would be Yes, red. correct. non-metals are all acidic oxides. Yes, absolutely right. All the non-metal oxides are acidic. That is why, because all the non-metallic oxides are acidic. Acidic. Except बच्चों, except nitrogen monoxide, carbon monoxide, and water, right? Yes, sir. Right. We know the exception, so that is why we are talking about selenium oxide is acidic in nature, because selenium oxide is not in the exception. We know that कि सिर्फ 3 ही neutral हो सकते हैं, वो तीनों का नाम हमें पता है। ठीक है, उसके बाद calculate the volume in decimeter cube of 30.2 grams of oxygen at room temperature and pressure. Give your answer any two significant figures. अगर आपको याद हो तो इसकी हमने एक मखसूस वो की थी बच्चों, अगर आपको याद हो एक स्किल टेस्ट हमने किया था जिसमें हम मास से वॉल्यूम में और वॉल्यूम से मास में आ रहे थे पर्टिकुलर गैसेस के, राइट? सो दैट सेम थिंग we have mass, we need to convert it into moles and then moles into decimeter cube because it is the volume of gases, right बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? मोल्स निकाल लेंगे, एंड मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट मास ओवर mr, and right now this is 30.2, which is the mass of gases. The gas is right now oxygen,
And what is the MR of oxygen gas? You need to keep remember oxygen O2 होता है भाई. So it is 32. 32. 32 MR. Absolutely right. So it is 32. So बच्चों इसका मास क्या हो जाएगा 30.2 डिवाइड बाय 32 ये हो जाएगा आपके पास मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास तो 0.943 0.94375 इतना बड़ा कोई आंसर आ रहा है ना. जी सही यार. और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है इन डेसीमीटर क्यूब. वी नो दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब सो वी नीड टू मल्टीप्लाई मोल्स विद 224. राइट. सो व्हाट इज द आंसर वी गॉट 22.65 dm3. 22.65 decimeter cube, and if you are going to write in two significant figures so we can write it 23. Right बच्चों. सर अगर MR Right. गिवन नहीं हो तो प्रोडक्ट टेबल तो होगा ना एग्जाम में. बेटा periodic table पेपर 1 और पेपर 2 में given होता है. ओके सर राइट. ठीक है बच्चों. सर 3 मार्क्स क्यों दिए इसके? वो बेटा 3 मार्क्स निकाल लेते significant हैं figure MR. के. थर्ड मार्क जो है ना significant figure का है. हाँ सही. सही है. So let's move on towards the question number 3, and the question is here. The diagram shows some reactions of butanoic acid, and this is the part of organic chemistry. So it's okay. We can talk about this because we are solving this, and then later on we will discuss in the class as well. You know that because the problem is with organic, the class we already know. चलें हम इसको solve कर लेते हैं. We will see the things later on again. कोई मसला नहीं, आप दोबारा देख लेंगे इसको क्लास के अंदर. The diagram shows some reactions of butanoic acid, gas A, and salt B, gas C, and liquid D. This is the reaction. You just need to keep remember, bachcho, you can see this over here. Actually the solution is of what? This is carboxylic acid, which is one of the weak acid, right? This is one of the weak acid. This is what? This is a weak acid. और weak acid के reactions आपको पता होने चाहिए. It can react with metals to form salt and hydrogen gas. It can react with metal carbonates to form salt, carbon dioxide, and water. Right. So they are asking identify the name of A, B, C, and D. What is gas A? You can see this acid reacts with metal, so it definitely hydrogen. form what? Hydrogen. Hydrogen. It is hydrogen gas. Right. And they are asking about gas C. What is gas C? It would be carbon dioxide. Carbon dioxide. Carbon dioxide, and they are asking for liquid D, so it would be what, bacho? Water. So Water. the only thing which is difficult for you is, I think, the salt name, the name of salt. So what is the name of salt, bacho? You can see this. It is actually salt B they are asking for. So whenever you are going to react with carboxylic acid with magnesium, so the magnesium is going to replace. Yes. So what you need to write the name? It would be magnesium butanoate. It would be magnesium butanoate. You will learn this again in the organic as well, so don't worry about that. Then name and draw the structure of E. They're asking for the structure of E. Where is E? Yes, here is E. You are going to react with ethanol, and whenever the carboxylic acid is going to react with alcohols, they are going to form esters. So the ester is going to be formed. They're asking for the name as well. Always the name of alcohol is going to be right first. So it is ethyl butanate. and the name is butanoate. Ethyl butanate. And if you are going to draw the structure, so always you need to draw the structure of butanoate. Ye ban gaya butanate, bacho. And then we need to connect it with alcohol. So this will be the structure of what? You can say that ethyl butanoate. This is ethyl butanoate. All right, bacho. Right, sir. Then they are asking for butanoic acid is a weak acid state. What is mean by the term weak acid? And we know this. It's quite simple. The acid which is going to dissociate partially would be termed as weak acid. So you can say that's acids that dissociate partially. That dissociate सर इसमें aqueous solution का word use करेंगे? partially. बेटा इसमें ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं that dissociate partially in aqueous solution. उसके अलावा तो dissociate ही नहीं होगा ना. ओके सर राइट. 2 मार्क्स का होगा तो फिर डेफिनेटली aqueous solution भी आप लिखें, लेकिन एक ही मार्क का है तो ऐसे एसिड्स तो डिसोसिएट होते ही नहीं है पानी के बगैर, तो aqueous solution की ही बात करें. वो हम एसिड की डेफिनेशन जब लिख रहे होते तो पानी लिखना जरूरी होता है, और अभी जब आप वीक एसिड लिख रहे हैं तो उसने बता दिया आपको एसिड ऑलरेडी ना.
Okay, here we have another question, which is question number 4. Right now, the table shows information about some particles, and they are proton, neutron, and electrons. And I love this question. This is quite simple and will give you marks for your grades. आप चाहें तो इसको अच्छे नाम से याद रख सकते हैं. It would be very simple for you. You can get marks in this. You can even produce your grade in this. It would be very easier for you. So remember बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं. ऐसा मत सोचिए कि सारी की सारी ऑर्गेनिक आ जाएगी, सारी की सारी और रिवर्सिबल रिएक्शन या मोल्स आ जाएगा. आसान चीजें भी आती हैं. Don't be afraid about chemistry paper. It would be very easier as well for you. और आप इसको अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हैं. ठीक है. So you can see this is state the nucleon number. Nucleon number पूछ रहा है यार आपसे. Nucleon number. What is the nucleon number over here? 79 sir. 79. Absolutely right. Absolutely right. Then state the number of electrons. 36. 36. No, you see this. Sorry, sir, You need to see 36. this. This is the negatively charged particle. So negatively charged particle means the addition of electrons. So it would be 35 plus 1 would give you 36, right? Then in the next part, calcium is a full symbol for one isotope of calcium is this, right? This full symbol of another isotopes of calcium. But so isotopes kya hote hain? This is when you have same proton number but different nucleon number. So we just need to change. 3920. जी sir. Would be 41. 41. इंक्रीज करो तो ज्यादा अच्छा है. देखो आपको कार्बन 12 मिलता है, कार्बन 13 मिलता है, कार्बन 14 मिलता है, क्लोरीन 35 मिलता है, क्लोरीन 37 मिलता है, ब्रोमीन 79 मिलता है, ब्रोमीन 81 मिलता है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3. हर दफा न्यूक्लियन नंबर आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है. तो आप यहाँ पर भी इंक्रीज करें तो इट वुड बी गुड फॉर यू, राइट? सर अगर डिक्रीज करेंगे तो जी, सर. मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. यार यहाँ पर आपके पास इंक्रीज करना जरूरी है. वैसे तो डिफरेंस इन होता है, न्यूट्रॉन नंबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है. तो 39 पे भी बात सही होगी, आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, लेकिन इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर इज मोर प्रेफरेबल. ठीक है, क्योंकि वो Okay, आपको sir. बता रहे हैं कि आपके पास कैल्शियम, आप जहां पर भी देखते हो, अगर आप पीरियोडिक टेबल को भी देखो तो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, है ना? तो 40 अगर आपको एटॉमिक मास मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई और आइसोटोप होता जो कि 40 से नीचे होता तो इसका एमआर 40 से नीचे जाता है एवरेज ना. अगर आइसोटोप ऑफ फॉर सपोज कैल्शियम होते 39 वाला कैल्शियम होता तो उसका एवरेज अगर एटॉमिक मास आप निकालते तो 40 से नीचे जाता. एटॉमिक मास 40 से ऊपर नहीं जाता या 40 नहीं होता. तो इस वजह से इस कॉन्सेप्ट से भी देखोगे तो 40 39 मतलब इसमें मैच नहीं कर रहा है. ठीक है भाई? ओके सर, सर राइट. हम एमआर देख के डिसाइड करेंगे. Yes, you need to remember this whenever you find the MR of any substance which is in decimal in periodic table, which shows you the presence of isotopes. So उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन हर बार लगाने की जरूरत नहीं है. आप बस एक प्रोटॉन नंबर और एक न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज करके लिखते हैं. दैट्स सिंपल. सर लेकिन कैल्शियम का 42 भी एग्जिस्ट करता है ना? 42 भी एग्जिस्ट करता होगा, बिल्कुल करता होगा. ठीक. सही. चले नेक्स्ट की बात करते हैं. तो वो कह रहा है आपसे यहाँ पर डिस्क्राइब हाउ कैल्शियम आयन इज फ्रॉम अ कैल्शियम एटम. कैल्शियम आयन कैसे बनता है कैल्शियम एटम से? So calcium atom calcium loses atom two जब electrons Loses in two stable non-metal. electronic configuration. Yes, when yes sir. calcium loses 2 electrons, it become calcium ion, तो right? ये लिखें to any non metal. Sir, you're looking at to attain stable electronic configuration. नहीं, जरूरत नहीं, एक ही मार्क का है ना. They are asking for बनता कैसे है, क्यों बन रहा है. They are not asking. They are asking describe how calcium ion form. They are not saying explain, right? So explain sir. बोलते तो we need to do this. They are just asking describe. Describe का मतलब आपको जानना जरूरी है. हमें to the point बात करनी है, ठीक है ना? Describe का मतलब है एक नंबर दिया है, loss of electron is the main reason, right? जी right Explain sir. 2 marks के लिए definitely आपको देता. Then here we have calcium bromide is an ionic compound. Calcium bromide conducts electricity when molten but not when solid. Explain. You can see It's an this. ionic bond. Explain Sir, why when calcium molten, it has free ions. Ions are free to conduct move. electricity. Yes, Yeah. sir. You need to Yes, keep sir. remember the rule that I told you, I for I and E for E, right? Don't forget this. इसके 2 नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पर. आप देख सकते हैं कि ionic compound I से आ रहा है. So this is ionic compound, so it definitely conducts electricity by the presence of free moving ions. आप यहाँ पर electrons नहीं लिख सकते हो. ठीक है भाई? जी right sir. Yes, You can sir. say that in solid calcium bromide, ions are not free to move. Ions are not free to move
while अच्छा देखो इसके अंदर आपके पास कंपैरिजन है तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा 2 मार्क्स के लिए. While in molten calcium bromide ions are free to move, right? सर हम इसमें से लोकलाइज और डीलोकलाइज की बात कर सकते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बनता है. Yeah, delocalize ions भी बोल सकते हो. Delocalize का मतलब होता है they don't have a specific space ना, they just moving throughout in the container, so you can use the delocalize word, but it seems good when you use delocalize with electrons. Delocalize electrons, it's fixed with electrons. Not we are not using in books and in other notes वगैरह में हम use नहीं कर रहे delocalize ions. फ्री मूविंग आयंस ही ज्यादा यूज किया जाता है, बट डीलोकलाइज में भी कोई गलती नहीं है, आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, बट डीलोकलाइज अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो इट वुड बी मोर बेटर, क्योंकि वो मेटल्स के अंदर होते हैं. कंपाउंड बनाने से पहले भी वो होते हैं. फॉर सपोज मौजूद मेटल्स के अंदर मेटल मॉल्टन हो तो भी होते हैं, मेटल सॉलिड फॉर्म में हो मेटल्स तो भी होते हैं, और अगर वो क्या कहते हैं उससे एलॉय बना लें तो भी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद होते हैं, यानी कि वो थ्रू आउट द स्ट्रक्चर मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना, तो उनकी बात करना ज्यादा बेहतर है. और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं, ये मेटल्स के लिए ज्यादा सूट करता है. ठीक है, सही है, डन. then predict 2 other physical properties of calcium bromide, and we know that calcium bromide is ionic compound, तो कोई 2 properties बता दो. सर हाई मेल्टिंग एंड High बॉइलिंग पॉइंट. and boiling point, soluble. high density. अच्छा देखो बच्चों, याद रखो कि हाई मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लिखते हो तो इसके नीचे हाई बॉइलिंग पॉइंट मत लिख देना भाई, अल्लाह का वास्ता है. अगर इस तरह लिखोगे तो एक ही नंबर मिलेगा, बिकॉज दे आर द सेम केमिकल और दे आर द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि मेल्ट होगा तो बॉयल होगा ना, दे आर द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी. और जरूरी भी नहीं है कि अगर आप लिख रहे हो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो उसके साथ बॉइलिंग पॉइंट लिखना भी जरूरी है, इसकी भी जरूरत नहीं है. सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट भी लिखोगे तो भी नंबर मिल जाएगा. और सॉल्युबल इन वाटर आप लिख सकते हो. डेंसिटी की बात हमने नहीं की थी, आप सॉल्युबल इन वाटर लिख सकते हो. ठीक है, दूसरी बात ये है कि बच्चों आपने याद रखना है कि ये मैंने एमपीबीपी लिख दिया, आप मत लिख देना इसको, आपने पूरी बात लिखनी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. ऑलराइट बच्चों, जी सर, राइट. इसमें Right. डेंसिटी का Yes, नहीं sir. लिखा? क्या कह रहे हो बेटे? इसमें डेंसिटी वाला सर point हाई नहीं डेंसिटी. लिखा? बेटा डेंसिटी मेटल्स की थी हमने, आयोनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन में तो हमने उनकी प्रॉपर्टीज में तो कहीं डेंसिटी की बात नहीं की थी. ओके सर, राइट. मेटल्स की बात की थी हमने डेंसिटी में. ठीक है, चलें. नेक्स्ट इज ethanol is manufactured by the reaction between ethene and steam. Again the same thing, we have a problem with organic, so no issue. We are going to reconsider these questions in once you are going to be talk about organic in your lectures. So the conditions used are 300 and high pressure and a phosphoric acid catalyst. The reaction between ethene and steam is reversible. This is actually, I think, reversible reaction, and they are saying this is exothermic reaction. और मेरे बच्चे एक्सो में और ये रिवर्सिबल रिएक्शन में बड़ा स्ट्रॉन्ग है मेरे ख्याल से, तो जरा मुझे प्लीज सच्चा साबित कर दीजिए. C2H4 plus H2 gives you C2H5OH and equilibrium mixture is formed when the reversible reaction happen in the closed system. Predict what happened to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the temperature is decreased and the pressure is remain constant. तो जरा बच्चों बता दीजिए. Sir, forward reaction is favored because Forward reaction will take place Yield when increases. ethanol. जी सर, बिल्कुल ऐसे. अच्छा जी, आप जरा गौर कीजिए सवाल पर कि वो क्या पूछ रहा है. अमाउंट ऑफ इथेनॉल, तो आई जस्ट वांट आंसर इन द सेम पैटर्न. जिस पैटर्न में वो सवाल पूछ रहा है उसी के पैटर्न में मुझे आप जो है जवाब दीजिए. व्हाट अबाउट योर प्रेडिक्शन अबाउट द अमाउंट ऑफ इथेनॉल? इट वुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? The amount of Increasing. ethanol will increase as the forward reaction would be favored. That is exothermic. Yes, so you can say that more ethanol would be produced. More ethanol produced. Right, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. What is the reason behind this? Because equilibrium shift to the right hand side as the forward reaction is exothermic, right? Exothermic. Yes, sir. Yes, sir. You can say that equilibrium shifts toward सर आप ये रिपीट कर सकते हैं? right. Equilibrium shift towards right as the forward reaction is exothermic. बेटे देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं ना उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर आप बात करें तो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें आपको लो टेम्परेचर रखना पड़ता है, बिकॉज release energy is one of the product you have in exothermic reaction. So if you are adding the temperature over there, so you are actually adding the product, so it can shift the equilibrium towards left hand side. ठीक है ना, क्योंकि लाइटर साइड पे रिएक्टेंट साइड हो जाएगी. That is why we are going to decrease the temperature, so it can
form more product, right बच्चों? Right, Yes, sir. right. और you can even write as the forward reaction is exothermic की जगह आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर इसकी जगह और कर आप ये भी लिख सकते थे to release energy, तो आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है बच्चों, ताकि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा से बैलेंस क्रिएट कर ले, ठीक है. Then the second part is saying the predict what happened to the amount of ethanol in the equilibrium mixture if the pressure is decreased and the temperature remain constant. जरा बताइए अगर प्रेशर कम कर दिया जाए तो इथेनॉल के अमाउंट के साथ क्या होने जा रहा है? Sir, कम होगी. It will decrease. Sir, because it would favor more gaseous moles. Decrease Backward in reaction. pressure will shift towards greater number of gaseous moles. So you can say that less ethanol, या you can say that less Amount of ethanol. ethanol decreases. हाँ, ये आप ये भी लिख सकते हैं, और लेस इथेनॉल प्रोड्यूस भी आप लिख सकते हैं. और दूसरा ये कि आप यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ आप लिखेंगे as the equilibrium shifts toward बच्चों greater Left hand number side. of, Left Left hand hand side. side. या सिंपल ये भी लिख सकते हैं as the equilibrium shift towards greater number of gaseous moles, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई, ये हो गई बात हमारे पास. उसके बाद देखें, दे आर सेइंग डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ aqueous ethanol by the fermentation of glucose, include the equation and the essential conditions needed for the fermentation. 3 marks है रिएक्ट आपके पास जो है, जो क्वेश्चन है इसमें वो रिएक्शन पूछ रहा है, इसकी कंडीशंस वगैरह पूछ रहा है. तो भाई फर्मेंटेशन में क्या होता है, हम लोग ग्लूकोज यूज करते हैं, ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, तो वो क्या बना लेता है, इथेनॉल बना लेता है अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये अगर इक्वेशन आप लिखेंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और फिर 2 मार्क्स जो होंगे वो कंडीशंस के आपको मिलेंगे. यहाँ हम जो कंडीशन यूज करते हैं बच्चों, वो ईस्ट यूज करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एंजाइम आप ईस्ट यूज कर रहे हो. दूसरा ये कि आपके पास आपको याद रखना है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 37 से कम होना चाहिए. तो यू कैन से दैट 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है ना. एंड यू ऑल्सो नीड टू कीप रिमेंबर दिस इज एन aerobic process, so this must be in a closed container or it must be in absence of oxygen. So ये सारी बातें अगर आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे. All right, every one of you. Right, sir. ये तो बायो से रिलेटेड नहीं है थोड़ा? बेटा ये हमारे सिलेबस में है तो हमें करना है, ऐसी बात है. बस ये फर्मेंटेशन की फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन इज इन आवर सिलेबस, राइट? थोड़ा Yes, sir, सा right. ही है, और ये इतना ज्यादा रिलेटेड बायो से नहीं है. सही है. देन here we have a sample of an alloy containing aluminum and copper is added to hot dilute sulfuric acid. Only the aluminum reacts with the dilute sulfuric acid and the product of the reaction are hydrogen and aqueous aluminum sulfate. Construct the equation with the state symbols for the reaction of aluminum with dilute sulfuric acid. Oh my god, it's quite simple. We can write this. Aluminum ने reaction किया किसके साथ, sulfuric acid के साथ. तो we know that sulfuric acid कैसा होता है, 2H positive and sulfate negative होता है. उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा एल्युमिनियम सल्फेट, और इसका फार्मूला क्या होगा, Al2, यानी कि 2 एल्युमिनियम्स एंड SO4 थ्राइस. सो SO4 थ्राइस होंगे यहाँ पर हमारे पास, ठीक है. और साथ साथ क्या बनेगी आपके पास, हाइड्रोजन गैस, बिकॉज़ इट इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सो वी कैन नॉट ब्रेक इट डाउन into the ions. And for the balancing, bachcho, what we need to do, we have 3 sulfates over here, so we need to make 3 over here as well. So we multiply all of them by 3. तो ये हो गया 3 सल्फेट्स यहाँ पर, और एल्युमिनियम वहाँ 2 हैं, सो वी नीड टू राइट 2 एल्युमिनियम ओवर हियर एज वेल. और आपके पास हाइड्रोजन कितना होगा, 3 to the 6, so we can write 3 over here. Now the spectator ions should be removed from here. What are the spectator ions? Just you need to remember the ions that are present on both sides are the spectator ions. सल्फेट आइंस यहाँ मौजूद हैं, 3 सल्फेट आइंस यहाँ मौजूद है, तो हमें इसको रिमूव करना है. 3 सल्फेट आइंस को हमें रिमूव करना है. ये रिमूव कर दिया हमने सल्फेट आइंस को, ठीक है. और यहाँ से भी हमें सल्फेट आइंस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ये हो गया सल्फेट आइंस रिमूव. सर जी बच्चे, सर इक्वेशन बैलेंस करने की कोई इजी टेक्निक है? इजी टेक्निक है. चलो इसको पहले इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है. आप यहाँ देखें, एल्युमिनियम रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मिंग व्हाट. पहले तो सही फार्मूला बनाना है आपने, एल्युमिनियम सल्फेट, दिस इज द राइट फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट, राइट? जी सर, राइट. जी सर, how many sulfates we have. बच्चों मैं आपको हमेशा एक आसान तरीका बताऊंगा बैलेंस करने का, तो ये है कि आप इस SO4, because it is a complete molecular ion, तो आप इसको एक ही सपोज कर लो, ठीक है ना. how many SO4s we have? Sir, 1, 3.
we have 3. You can see this. We have 3 SO4s over here, right? So यहाँ पर SO4 कितने हैं आपके पास? 1. What we need to do over here? We just need to write 3 over here. हो गया sulfate balance? जी sir. Yes, sir. How many aluminum we have over here? 2. Two, Just need sir. to write 2 over here. How many hydrogens we just write 3 over. Okay? Yes sir. Right. अब इसको आइंस की फॉर्म में लिखें. 2 अल्मोनियम मौजूद है यहाँ पर. 3 2 6 हाइड्रोजन आइंस मौजूद है, and we have 3 sulfate ions over here, and we have 2 aluminum ions over here, right? And here we have 3 sulfate ions as well, and ये हम नहीं लिख सकते हैं तोड़ के क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल है. तो this is like they both are spectator ions, तो हम इसको तोड़ देंगे तो हमारे पास बचा क्या? सिर्फ ये, right बच्चों? So this is the ionic equation we have. All right, because it is of 2 marks, so we need to write state symbols as well, which is very important. State symbols लिखना बहुत जरूरी है. तो बच्चों, aluminum is the metal, so it must be solid. Acid is always aqueous, क्योंकि वो dissolve नहीं होगा तो acid भी नहीं बनेगा. And क्योंकि ये soluble है तो ये aqueous and it is gaseous, so it would give you 2 marks over here. Right बच्चों? Right, sir. Right. Yes, sir. Then here we have describe a test for aluminum ion, and we know that कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो आपके पास कैल्शियम, एल्युमिनियम और जिंक का टेस्ट हो सकता है. जिंक दोनों में सॉल्युबल होता है और कैल्शियम दोनों में ही इनसॉल्युबल होता है, और जबकि एल्युमिनियम आपके पास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल और जबकि अमोनिया में इनसॉल्युबल होता है. तो मेरे हिसाब से अमोनिया इज द बेस्ट रिएजेंट टू टेस्ट एल्युमिनियम. अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हो तो मार्क्स तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन जिंक में और जो आपके पास एल्युमिनियम है उन दोनों में फर्क आ जाता है, क्योंकि दोनों ही डिसॉल्व हो जाते हैं और दोनों ही सॉल्ट बनाते हैं, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं, तो उनमें डिफरेंस नहीं आएगा. तो मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस भी क्रिएट करूँ, तो मैं अमोनिया वाला टेस्ट लिखूंगा. ठीक है ना? तो आप लिखेंगे क्या? फ्रॉम व्हाइट प्रेसिपिटेट्स इन Ammonia. right? You can say that in aqueous ammonia, right? In aqueous ammonia that are insoluble in excess. That are insoluble in excess ammonia. Right, बच्चों? जी Yes, right. sir. This is the best test. आप लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला भी लिखोगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि अमोनिया वाला ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए, जो कि क्लियर कर रहा है कि भाई एल्युमिनियम है. ठीक है? मार्क्स आपको उसके भी मिल जाएंगे. मैं दोबारा ये बात बता रहा हूँ आपको. दूसरा ये है कि आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है द aqueous aluminum sulfate form is crystallized to make hydrated aluminum sulfate. This is the aluminum sulfate hydrated formula. The X is to be identified. Kx का नंबर क्या है? The relative formula mass of hydrated aluminum sulfate is 666. They are asking for the value of X, which is this, and we know that कि हमने किया हुआ है भाई, ये मैंने आपको कराया हुआ है. आपको इसकी भी स्किल टेस्ट मैंने कराई थी. हमने 5 से 6 हमसे इसके क्वेश्चंस किए थे, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको इजीली कर सकते हो. तो we just need to write aluminum sulfate thrice dot XH2O is equals to 666, right बच्चों? जी sir. And then what is the MR of this? It is 27 into 2 plus sulfate is sulfur is 32 and 60. It is 96 into 3. है ना? So what is the MR of this? Just check. And what is the MR of water? It is 18. So it is 666. So ये कितना हो जाएगा जरा देख लेते हैं. हमारे पास 342 बन रहा है एल्युमिनियम सल्फेट. 42 sir. जी सर. 342 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो जरा सब्ट्रैक्ट करो. 324. 324 ये बचेगा 24, और इसको हम 18 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आंसर आएगा? सर ये आ जाता है 18. 18 is the answer of this, right? Then what is mean by the term alloy? Alloy की definition क्या लिखेंगे? It is a mixture of metals with another element. You can say that it is a mixture of metal with another element. अभी another element आपके पास क्या हो सकता है? Metal भी हो सकता है, sometime सर नॉन मेटल भी हो सकते हैं ना? है क्या कर रहे हो बेटे? सर इसमें नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं ना? यस, इसीलिए एलिमेंट लिखवा रहे हैं. ठीक है? तो आप 10 ने 1 मिनट सुनाई नहीं दिया.
Yes, this is actually mixture of metal with another element. अब ज्यादातर क्या होता है, mixture of metals होते हैं with metals ही होते हैं, मतलब आप metals को metals से mix करते हो, आपके पास alloy बन जाता है. लेकिन the problem is this कि कभी कभार आपके पास non metal भी आप mix करते हो, जैसे कार्बन वगैरह भी हम यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील बनाते वक्त. तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया एलिमेंट ताकि डेफिनेशन आपकी 100% सही हो जाए. ठीक है भाई, राइट. चलें तो फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. आप देखें, वी डोंट नीड टू सी दिस, वी डैम केयर अबाउट दिस, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में फर्दर मौजूद नहीं है. सो द टोटल मार्क्स इज ऑफ 30 मार्क्स, वी नीड टू सॉल्व एनी 3. अब हमें ये नहीं देखना क्योंकि अब हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अब हमें सारे के सारे क्वेश्चंस करने होंगे, तो वी आर नॉट हैविंग चॉइस नाउ, so we are just leaving this. Then the question number 7 is saying carbon dioxide and sulfur dioxide are pollutant form at power stations that burns fossil fuels such as So it coal. is greenhouse gas. Yes, state one environmental problem caused by the producing of carbon dioxide in an atmosphere. This is actually greenhouse gas, Greenhouse gas. or it caused global warming. But they are asking for the problem, right? So you can say that it is causing global warming, right? जी सर, राइट. Greenhouse gas होती है, लेकिन problem क्या है कि ये global warming cause करती है. State one environmental problem caused by producing sulfur Acid rain. dioxide. Acid rain. Acid rain. Absolutely perfect. Very good. बच्चों Acid आपने बहुत अच्छे से इसको याद किया है. Very good. Very good. And then C part is saying sulfur dioxide produced at power stations can be removed by a process called flue gas desulfurization. And the reaction is given. Explain using ideas about particles why the calcium carbonate needs to be powder instead of single solid lump. अब आप देखें Increase the rate of The reaction. surface area. सर सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. यस एब्सोल्युटली राइट. देखें सवाल आपके पास जो है ये पूछ रहा है डीसल्फराइजेशन से कनेक्ट करके, लेकिन एक्चुअल में ये सवाल रेट ऑफ रिएक्शन का है. तो आपने परेशान होकर उल्टा सीधा जवाब नहीं लिख देना है, आपने सिंपल इसका अच्छे से जवाब लिखना है जो कि आपको बड़े ही अच्छे से आता है. तो आप कहते हैं कि वी आर यूजिंग पाउडर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सो इट वुड बी मोर एक्सपोज्ड पार्टिकल्स एंड मोर कोलिजन would produce more rate of reaction, right? So you can say that powder calcium carbonate have more surface area, right? So therefore more area exposed for collision, hence rate of reaction increase. Yes, Bacho, is that right or not? Yes sir, right. Right, It's sir. simple. Yes, sir, Then they are right. explain using ideas about particles. Again, particles. देखें यहाँ पर ये about particles लिख रहा है, इसका मतलब आपने collision theory की बात करनी है. Why decreasing temperature decreases the rate of reaction between calcium carbonate and sulfur dioxide? We know that. बच्चों क्या Less होगा? kinetic energy. Sir, kinetic energy would be Kinetic decreased. Kinetic energy decreases sir. Less Less frequent rate of collision. frequent Less collisions. collisions Yes, between sir. particles. Yes, you can say that the kinetic, again मैं KE लिख रहा हूँ, but आपने नहीं लिखना, आपने kinetic energy लिखना है. The kinetic energy of the particles decreases. अब जाहिर सी बात है, पेपर मुझे तो बहुत सारे करने हैं, आपको एक ही बार करना है, तो आप अच्छे से कीजिएगा. The kinetic energy of the particle decreases, right? So वो जाहिर सी बात है, जब वो decrease हो जाएंगे तो उनका chances of frequent collision क्या हो जाएगा? Chances of frequent collision Decreases. क्या हो जाएगा? Decreases, hence the rate of reaction decreases. Right, बच्चों? Yes sir, right. Yes, sir. And the rate of reaction decreases. All right. So this is what you need to understand. Then next part is saying sulfur dioxide reacts with oxygen as shown. Explain why sulfur dioxide is oxidized in this reaction. कि ये भाई oxidize क्यों हो गया है? क्यों oxidize हो गया भाई? कौन जवाब देगा? It So the gains gain of oxygen. electron. जी sir. Yes. It's Gain of oxygen. Sir, Oxygen. oxygen, gain of oxygen. gain of oxygen. Absolutely right. Gain of oxygen. Then explain using ideas about bond breaking and bond making why the reaction is exothermic. देखिए ये भी वही बात है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, है ना, हम इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं. So you can say that bond making, या आप इसको इस तरह लिख लें, energy release in bond making is greater than the energy absorbed for bond breaking. All right, बच्चों, Yes sir. Yes sir, right. ये भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, हमने काफी मर्तबा इसकी प्रैक्टिस की है. जी बेटे. सर इसमें हम स्टार्टिंग में ये नहीं लिखेंगे कि कितने
बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल बॉन्ड लिखेंगे आप, मेकिंग इज बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे आप बिल्कुल लिखेंगे, वो आप लिख सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पता था कि कोई ना कोई ये सवाल पूछने वाला है मुझसे, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं लिखा। वो आप बिल्कुल लिखिए, ठीक है ना। मतलब ये लिखेंगे ओवरऑल द बॉन्ड ब्रेक कम हुए हैं एज कम्पेयर टू बॉन्ड मेकिंग। नहीं, एनर्जी की बात करेंगे, कभी भी आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे, इट वुड बी रॉन्ग। आप हमेशा ये बात करेंगे जो मैंने लिखी है, एनर्जी रिलीज after bond making is greater than the energy absorbed when the bonds are going to be break. ये आप लिखेंगे, या अगर वो एंडोथर्मिक आप पूछा तो आप बोलेंगे एनर्जी absorbed is while bond breaking is greater than the energy release while bond making. तो ये बात लिखेंगे, आप कभी नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे, ग्रेटर लोअर की बात आप इससे एनर्जी से रिलेटेड करेंगे। सही है भाई? ठीक है सर। Why addition of catalyst increase the rate of reaction? Because It lowers एक्टिवेशन एनर्जी। it lowers the activation energy. यार क्या बात है आप लोगों की, माशाल्लाह, very good, every one of you. You are all on the right track, mashallah. Then the question number 8. Here we have, it is again with the metal. Zinc is a metal, right? We know that. कितनी जबरदस्त बात इन्होंने बताई है. Then coating iron with zinc prevent iron from rusting. All right, we know this. This is what? Galvanization. Explain how a coating of zinc prevent iron from rusting when the coating is scratched. जब वो scratch हो जाएगी तो कैसे करेगी, ये भी हम बात कर चुके हैं। हम बोलेंगे अगर वो तो scratch सैक्रिफिशियल। यस, स्क्रैच नहीं हुई है तो गैल्वेनाइजेशन है, अगर स्क्रैच हो गई है तो फिर क्या होगी, वो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो आप कह सकते हैं जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। हम क्या बोलेंगे, जिंक विल रिएक्ट इटसेल्फ इन द प्रेफरेंस ऑफ आयरन, राइट? जिंक will react and oxidize itself in preference of iron. आयरन की जगह खुद को क्या कर लेगा, वो ऑक्सीडाइज कर लेगा। इस वजह से वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो कहलाएगा आपके पास व्हाट? तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन लिखे ब्रैकेट में आगे। नहीं, जरूरत नहीं है, उसने पूछा नहीं हमसे, नाम ठीक तो है। नहीं पूछा, ठीक है। Then they are saying zinc has metallic bonding. Describe with the aid of the label diagram the metallic bonding in solid zinc. अच्छा जी, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगी, तो आप पहले एटम्स बनाएं। ये we know that atoms are of the same size, right? We need to draw the atoms of same size. Oh my god, ये गलत बन गया। सेम साइज के एटम्स आपने बनाए। देखो स्ट्रक्चर से बनाओगे ना तो ज्यादा अच्छे से आप डिस्क्राइब कर पाओगे। उसके बाद आप यहाँ पर delocalized electrons दिखा दो। These are delocalized electrons in metals, right? Delocalized electrons. आप इनको इशारा करके दिखा दो भाई। ये delocalized पॉजिटिव नेगेटिव साइंस बनाने होते हैं। बना लें आप, अदरवाइज ना भी बनाएं तो चलेगा, कोई मसला नहीं। अगर आप इसको एक को बना के दिखा दें, यूं करके बना के दिखा दें, जस्ट पॉजिटिव आइन, एक को भी बना के दिखा दें तो चलेगा, ठीक है ना। अभी आपने लिख लिया है, अब यहाँ पर आप नीचे डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन positive ions and delocalized electrons. So you can say that strong electrostatic force of attraction between strong Force of attraction between the sea of electrons and positive ions. Yes, force of attraction between positive ions and delocalized electrons. Positive ions and delocalized electrons. This is the definition for metallic bonding. ये बेहतरीन डेफिनेशन हो सकती है आपके पास। एक मार्क की डेफिनेशन और एक मार्क का आपके पास स्ट्रक्चर हो गया। एक्सप्लेन व्हाई इज जिंक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है भाई? बिकॉज़ इट हैज फ्री मूविंग, it has electrons, moving delocalized electrons, right? You need to keep remember E for E and I for I. You need to keep remember that rule that I told you in the class. Then one of the stage in the extraction of zinc involve electrolysis. At the cathode, zinc ions are changed into zinc atoms. The anode hydroxide ions are changed into oxygen molecules and water molecules. Write ionic equation for the reactions at the cathode and anode. Simple as this. We know that zinc का charge 2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर जिंक बना लेगा। और क्योंकि उसने हाइड्रोक्साइड वाली इक्वेशन आपको बता दी है, तो 4 हाइड्रोक्साइड loses 4 electrons forming 2 water molecules and 1 oxygen molecule. Right, बच्चों? Yes, sir.
सर ये कार्बन हो सकता है ना, क्योंकि वो सर, लेस एक क्वेश्चन है। क्या कह रहे हो, बोलो। सर, अगर नीचे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऊपर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, मतलब यार देखो, अगर आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर सकते हो, लेकिन हमें बैलेंस नहीं करनी, हमें सिर्फ ये बताना है कि कैथोड और एनोड पे हो क्या रहा है, हमें बैलेंस करके नहीं बताना है, ठीक है ना। ये अक्सर ओके। बैलेंस करके इक्वेशन लिखवाते हैं क्लास के अंदर, बिकॉज उनकी बात ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड द गेन इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज सेम। ऐसा नहीं होता कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और 4 गेन हो जाए, या 4 गेन हो जाए 2 लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हमेशा एक लॉस और गेन बराबर होता है, लेकिन हमें बैलेंस इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। देयर आस्किंग कि हो क्या रहा है, बस वो हमसे ये पूछ रहा है, तो सर, बस तो आप पेपर बता। में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें बैलेंस लिखनी है? नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा कि जिसके अंदर वो बैलेंसिंग के बारे में पूछे। सर, अगर बैलेंस लिख दे तो मार्क तो नहीं कटेंगे ना, मतलब मार्क्स बिल्कुल कटेंगे आपके, अगर आप इसको बैलेंस लिखेंगे तो मार्क्स, खैर मार्क्स तो नहीं कटेंगे, मार्क्स के लिए हर चीज नहीं की जाती, लेकिन अगर आप इसको यूं करके लिखेंगे तो ठीक क्या है फायदा सर। है इसका? क्यों क्यों लिखेंगे इसको हम ऐसे? कोई फायदा ही नहीं है इसका, है ना। हमें ये ओके सर। बताना है खाली कि हो क्या रहा है कैथोड पे, हमें ये थोड़ी बताना है कि भाई जो एनोड पे हो रहा है उसके अलोंग विद कैथोड पे क्या होना है, हमें ये नहीं बताना कि भाई एनोड पे अगर फॉर सपोज जो है 4 हाइड्रोक्साइड 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके वाटर और ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो लाजमी लाजमी जो 4 जो है क्या नाम है जिंक को हमें 2 करना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने, ऐसा नहीं है। बस आप बता दो जिंक बन रहा है ना, तो जिंक की फॉर्मेशन हमने दिखा दी, और वाटर की और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको कम से कम 4 हाइड्रोक्साइड लिखना पड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप दोनों को बैलेंस करके लिखें, सही है। ओके सर। सर मैथ की क्लास है। ठीक है, तो अब जो बच्चा जो है क्लास मैथ्स की क्लास के लिए जाना चाहे वो जा सकता है, और मेरे पास सिर्फ 1 से 2 सवाल रह गए हैं, तो मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। आप ओके इस सर। जो करना चाहे लीव कर सकता है, और रिकॉर्डिंग लिख सकता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो टेक केयर बच्चों, जो जाना चाहे उसके लिए अल्लाह हाफिज़, और वो अल्लाह रिकॉर्डिंग हाफिज़। ठीक है। नेक्स्ट इज बच्चों, you can see this a sample of 2.3 grams. Okay, this is mass. Zinc is reacted with 50 centimeter cube of 2 mole per decimeter cube hydrochloric acid. This is volume and this is concentration. Show by calculation that the hydrochloric acid is in excess. अच्छा भाई, excess निकालने के लिए आपको दोनों के मोल्स निकालना पड़ते हैं, तो सबसे पहले मोल्स निकाल लेते हैं जिंक के। जिंक के मोल्स कैसे निकलेंगे? मास ओवर mr, which is 2.34 divided by 65 mr होता है जिंक का। तो जरा देख लीजिए कितना आपके पास आ रहा है। इट इज क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास? सर 0.036 आ रहा है। 0.036 आपके पास मोल्स आ गया जिंक के। चले मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देख लेते हैं। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल्स की बात करें, सो हियर वी हैव कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम इज इन सेंटीमीटर क्यूब, सो वी मस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। सो ये हो गया आपके पास 50/1000, ये हो गया आपके पास 50/1000, and then multiply it with the concentration which is 2, and it is 0.1. all right बच्चों, यस सर। जी सर। अब ये आ गए दोनों के मोल्स। अब देखें, इन दोनों के मोल्स निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, आपके बाद इसके बाद आप किसी भी एक को लेकर रिलेशन लगा सकते हैं, किसी भी एक को सेलेक्ट सर, करें एक और उसके क्वेश्चन अकॉर्डिंगली था। आप क्या करें बेटे? सर, जैसे इधर अभी जिंक का 1 मोल है तो HCl के 2 मोल्स हैं, तो वो मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं कर सकते? यस, यही कह रहा हूँ मैं आपको, दोनों में से किसी भी एक को रिलेशन लगा ले। देखिए, आपको जिंक को और HCl को चेक करना है ना। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अगर देखते हो तो जिंक आपके पास 1 है और HCl आपके पास 2 है, ये तो इक्वेशन में बैलेंस है ना, ठीक है ना। अब ये गिवन है हमारे पास। अब कंडीशन में से आप किसी भी एक को यूज कर लो, अगर आप चाहो तो जिंक को यूज कर लो, आप चाहो तो HCl को यूज कर लो। HCl मुझे ज्यादा आसान लग रहा है तो मैं HCl को यूज कर लेता हूँ। अगर मेरे पास 0.1 HCl होता तो मेरे पास जिंक कितना रिक्वायर्ड होता? भाई कितना रिक्वायर्ड होता? The x will be 0.1 divided by 2। कितना आंसर आएगा आपके पास? 0.05। 0.05। हमारे पास, हमें जिंक इतना चाहिए, 0.05 हमें जिंक चाहिए। कितना चाहिए? 0.05 चाहिए, और हमारे पास है कितना? 0.03। इसका मतलब ये हुआ कि बट वी हैव 0.036। इसका मतलब क्या हुआ? जिंक इज लिमिटेड वी हैव, राइट बच्चों? यस सर। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये काफी मजे का सवाल होता है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दे आर सर, सेइंग, आप प्रीवियस सवाल रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला? डी पार्ट। जी। जब कभी भी एक्सेस और लिमिटेड निकालना हो ना बेटे, आप हमेशा दोनों के मोल्स निकालें, और दोनों के मोल्स निकालने के बाद रिलेशन लगा के चेक कर लें कि किसी भी एक रिएक्टेंट को दूसरा वाला रिएक्टेंट कितना रिक्वायर्ड है।
अब आप देखें कि मैंने रिलेशन लगाया 0.1 से HCl का, कि 0.1 अगर HCl होगा तो उसको 0.005 जिंक चाहिए होगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं इतना, हमारे पास तो 0.06 है, यानी कम है हमारे पास 0.014 ग्राम कम है, तो इसका मतलब ये क्या है, सॉरी मोल्स कम है, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा। Then here we have question number 9. Alkanes are homologous series of saturated hydrocarbons. Draw the structure of two different alkanes with the molecular formula C4H10. हमें दो structures बनाने and they are the isomers of butane. तो show all the atoms and bonds. हमें सारे bonds और atoms दिखाने हैं, यानी कि हमें displayed formula बनाना है. Displayed सर formula एक नॉर्मल ब्यूटेन तो बना सकते हैं ना हम, बिल्कुल वही दो बनेंगे. एक normal butane, ओके, this is the और एक structure. मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। Yes, methyl propane. This is the second one. ठीक है ना, और ये जो जितने भी बॉन्ड हैं इन सबके साथ आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जैसे ओवर हियर दिस इज सर दो मिथाइल ग्रुप्स कभी बन सकते हैं मतलब? ब्यूटेन में नहीं बन सकते बेटे दो मिथाइल ग्रुप्स, ये अगर आपको दो मिथाइल ग्रुप्स लगाने हैं तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट पेंटेन होना चाहिए, ओके सर। दो में नहीं, ये चार कार्बन्स में नहीं लग सकते दो ब्रांचेस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्टेट यूजिंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन अल्केन्स व्हिच हैव only 12 कार्बन्स। तो कार्बन के अगर आपके पास 12 हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज CnH2n+2 और यहाँ पर आप 12 पुट करेंगे, so it would be 12 and it is 26, right? Then many alkanes are separated from petroleum crude oil by fractional distillation. Describe the fractional distillation of petroleum crude oil. आपको इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बतानी है, तो भाई सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि हमें पेट्रोलियम को हीट करना होता है एट अ हायर टेम्परेचर, और उसमें हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं, और फिर वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट हो जाता है, राइट? सो यू कैन से दैट वी एंटर पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में हम इसको ऐड करते हैं, सर टेम्परेचर स्पेसिफाई करना होता है? नहीं जरूरत नहीं है, एंड देन हीट द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर उसको आप हीट करें, उसके बाद क्या होगा, आपके पास जो उसके जो फ्रैक्शंस होते हैं वो डिपेंड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना। सो यू कैन से दैट फ्रैक्शंस separated on the basis of boiling points, right बच्चों? on the basis of different boiling points लिख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। Then butane reacts with chlorine to give several products. State the condition needed for the substitution reaction. लाइट, UV light लिख सकते हैं आप, या आप सनलाइट लिख सकते हैं, ठीक है ना। सिर्फ लाइट लिखेंगे तो मार्क नहीं मिलेगा, आपको यूवी लाइट या आपको सनलाइट लिखना पड़ेगा, सही है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास वो कह रहा है वन ऑफ दीस प्रोडक्ट कंटेन 37.8% कार्बन बाय मास एंड 6.3% हाइड्रोजन बाय मास, एंड दिस इज क्लोरीन। so 37.8% कार्बन, हाइड्रोजन इज 6.3% and chlorine is 55.9%। पहले स्टेप में we know that हम सबको एटॉमिक मास से डिवाइड कराते हैं, 12 1 35.5। जरा चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है भाई, 37.8 डिवाइड बाय 12 क्या आंसर देगा आपको बच्चों, 3.1, और ये यही रहेगा, तो ये 6.3 और 1.57 1.57। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सबसे स्मॉलर होता है वो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है तो ये सबसे डिवाइड होगा, और हमें देखना है कि क्या आंसर आते हैं। भाई इसका तो आंसर हुआ ना, कार्बन का 2 आ रहा है it is और 3.15 divided by 1.57, ये सर absolutely 2 आ रहा है, 4.01 और 6.30 डिवाइड बाय 1.57। अच्छा देखो 4 या किसी नंबर के बाद पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट 0 आ रहा है तो उसको नेगलेक्ट करते हैं आप। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास क्या बना बच्चों, इट वुड बी C2H4Cl, ये आपके पास बन गया कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है बच्चों। यस सर। अच्छा ये जो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला बना है, इसके साथ साथ आपके पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन डेफिनेटली होनी चाहिए,
यू कैन सी दिस कि ऊपर लिखा हुआ है कि ब्यूटेन था आपके पास, यानी कि कार्बन 4 ही रहेंगे, कार्बन कम नहीं हो सकते, राइट बच्चों। तो कार्बन 4 ही रहेंगे, बाकी चीजें कम हो सकती हैं, तो हम इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ताकि तो ये C4H8Cl2। Cl2, यस। अच्छा ये आपने दिखाना नहीं है करके, बस आपको ये पता होना चाहिए, सही है भाई बच्चों। यस सर। चलें तो नेक्स्ट question, which is the last question over here, we have nitric acid is used to make fertilizer. Nitric acid is manufactured from ammonia. In the first step, ammonia reacts with oxygen. Balance this chemical equation. बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए बच्चों सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आप जो है ऑड नंबर को इवन कर लें, ठीक है ना। ऑड नंबर को क्या कर लें आप, इवन कर लें। तो हियर वी हैव ऑड नंबर 2 3 6 हो गया, ये हो गया 3 2 6, और फिर नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं, तो हमने 2 नाइट्रोजन लिख लिए यहाँ पर। उसके साथ साथ ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, देखें इट इज 2 and 3 5, तो ये हो गया 5/2। अब 5/2 अच्छा नहीं लग रहा, फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगा, तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, सही। यस सर। Then nitric acid is used to make soluble salt potassium nitrate. Name the alkali that reacts with dilute nitric acid to make a potassium nitrate. और ये बड़ा ही सिंपल है, इसके लिए आप क्या करेंगे, alkali potassium hydroxide, ठीक है। उसके बाद describe the experimental procedure used to make colorless aqueous potassium nitrate from the alkali and dilute nitric acid। आपको टाइट्रेशन बताना है पूरा प्रोसीजर, और आपने सिर्फ ये बताना है कि सॉल्यूशन तक बताना है, सॉल्ट की क्रिस्टल्स तक नहीं बताना है आपने, तो सिर्फ सॉल्यूशन पे बताना है। तो आपको क्या बताना है, आपने यहाँ लिखना है कि सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, pip it out any one of them, pip it out 10 centimeter cube of HNO3 in the conical flask, right? Then add few drops of यूनिवर्सल इंडिकेटर लिख लें, मिथाइल ऑरेंज लिख लें, जो आपका दिल चाहे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और दूसरे आपने ब्यूरेट फिल करनी है, फिल द ब्यूरेट विद KOH, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड KOH इन conical flask drop wise till the color change C, till the color change C, और इसको आप एंड पॉइंट भी लिख सकते हैं। और रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद कलर चेंजेस सारे याद करने होते हैं वो? बेटा ATP के लिए वो जरूरी होते हैं, इसमें भी काम आ जाते हैं वो, लेकिन अभी फिलहाल इस फॉर्मेशन में आपने कलर चेंज नहीं लिखना। सर इस साल ATP में हमें कलर्स दिए जाएंगे वो नहीं, कलर नहीं दिए जाएंगे, कलर्स नहीं दिए जाएंगे आपको। कैटाइन, एनाइन, फ्लेम टेस्ट और गैसेस का टेस्ट दिया जाएगा, लेकिन आपको बाकी कलर्स इंडिकेटर वगैरह के कलर प्रोवाइड नहीं होंगे। प्रेसिपिटेट्स के दिए होंगे हमें के? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ टेस्ट जो है ना, जैसे आपके पास कैटाइन के टेस्ट हैं, अब उसके अंदर आपके पास बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं व्हाइट कलर के, लेकिन उसमें लिखा हुआ नहीं होगा कि बैरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। दैट वुड बी द टेस्ट फॉर सल्फेटाइन, बस वो लिखा हुआ होगा कि उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, सही है। ओके सर, सिर्फ P6 में मिलेंगे ना हमें? P6 में मिलेंगे और P4 में मिलेंगे, yes absolutely right। So calculate the percentage biomass of nitrogen in potassium nitrate। potassium nitrate में नाइट्रोजन का कंटेंट आपने फाइंड आउट करना है, तो उसको कैसे निकालेंगे, percentage of nitrogen is always the amount of nitrogen over the total MR of the molecule, which is 39, 14 and 48। it would be somewhere मेरे ख्याल से 101 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 100। चेक करिए जरा बच्चों कितना आ रहा है आपके पास, it would be 13.86 है। 86%, very good, percentage का निशान लगा लीजिए। Then the last part of this paper, fertilizer leach into the rivers and cause water pollution problems। Name one other pollutant found in river water। river water के अंदर और क्या प्रॉब्लम हो सकता है बच्चों? We know that उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, हर उसमें पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, जो कि फर्टिलाइजर्स के थ्रू जा सकते हैं, डिटर्जेंट्स भी जा सकते हैं, हैवी मेटल आयंस भी जा सकते हैं। स्टेट 3 प्रोसेसेस यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर वाटर टू प्रोड्यूस ड्रिंकिंग वाटर। तो भाई क्लोरिनेशन हम करते हैं जर्म्स को मारने के लिए, उसके अलावा हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसको आप सेडिमेंटेशन भी बोल सकते हो, और लास्ट पार्ट आप क्या बोल सकते हो,
यूज ऑफ कार्बन या कह सकते हो कार्बन ट्रीटमेंट। ऑलराइट बच्चों, यस सर। सर कार्बन भी यूज कर सकते हैं? कार्बन ट्रीटमेंट यूज करते हैं बेटे कि हम ताकि क्या कर सकें, हम ऑर्डर रिमूव कर सकें। लिख करते हैं ना, बेटर टेस्ट Order और